हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 11 और एक तरीके से कह लें 12 के लिए भी जो हम लोग चैप्टर 0 पढ़ रहे थे उसको हम लोग अब आज से शुरू कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे कंटिन्यू फिजिक्स के क्लास चलते रहेंगे और यहाँ से हम लोग जैसे ही इस लेसन की समाप्ति होती है तो पहले 12 का जो फिजिक्स है उसके लेसन को हम लोग जो है शुरू करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग अभी चैप्टर 0 में बहुत सारी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, द्विपद प्रमेय भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग आज जिसकी बात करेंगे वो परवलय होगा, यानी आज हम लोग जो है परवलय पर चर्चा करेंगे। परवलय क्या चीज होता है, तो परवलय के लिए अगर हम समीकरण की बात करें तो इसमें जो हमारा समीकरण आप लोग को जो देखने का मिलेगा वो इस रूप से मिलेगा कि y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का मिलेगा। और परवलय का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आप लोग को मिलेगा ऐसे। ये हमारा पैराबोलिक होता है, परवलय होता है, यानी परवलय ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोगों को जो समीकरण, अब इसमें जो a b c जो हमारा होता है ना, a b और ये जो c हमारा है ये क्या कहलाता है, नियतांक होता है। ये याद रखिएगा, ये हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। और ये हम लोगों को इसके अंदर जो सरल रेखा के समीकरण को आप लोग को इसमें पढ़ना है। सरल रेखा का समीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है हमारा, कि सरल रेखा का समीकरण हम लोग को इस रूप में मिलता है कि यहाँ पर हो जाएगा कि ax प्लस bx प्लस c। तो हम लोग को इस रूप में नहीं पढ़ना था, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो y बराबर mx प्लस c वाला पढ़ना है। इस तरीके से आप लोग देखे भी होंगे और इसको जो है पढ़े भी होंगे। ये होता है हम लोगों को। अब इसमें हम लोगों को जो परवलय का जो समीकरण पढ़ना है वो किस प्रकार का परवलय और कैसे होगा वो चीज को देखना है। देखिए यहाँ पर यदि अगर हम लोगों को y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप में है और इसमें जो x स्क्वायर का गुणांक जो a है, ये वाला जो गुणांक a है, यदि अगर ये धनात्मक मान में होता है तो इसका परवलय इस प्रकार से बनेगा। देखिए कैसा परवलय बनेगा, इसका जो परवलय बनेगा वो इस प्रकार से, ये हमारा क्या x अक्ष है और ये y अक्ष होता है इसी तरीके से, ठीक है ना। ये हमारा इस प्रकार से परवलय बनता है, ये चीज एक नोटिस करिएगा। और यदि अगर हमारा ग्राफ y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ये माइनस में अगर यहाँ पर लगा हुआ हो तो इसका जो परवलय बनेगा हम लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक, ये ऊपर का मुंह खुला रहेगा और इसमें नीचे का मुंह खुला रहेगा। कब, अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा रहेगा तब इस तरीके से हमारा परवलय बनेगा। अब जैसे यदि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो y बराबर यदि अगर -2x प्लस 3 ले लें और इसके परवलय को अगर हम कहें कि परवलय कैसा बनेगा, यहाँ पर अगर परवलय बनाएंगे, देखिए माइनस का चिन्ह है ना, इसका जो परवलय आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा परवलय। और यदि अगर यही चीज प्लस में हो जाए तो इसका परवलय ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से इसका परवलय बनेगा हमारा। तो ये हमारा जो है परवलय का क्वेश्चन इस तरीके से, हमारा परवलय में कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस इतना ही जानकारी के लिए है आप लोगों को कि इतना इसमें हम लोग को परवलय में देखना है। ठीक, तो ये हमारा इतना था। अब इसमें थोड़ा सा और इसमें हम लोग और आगे देखेंगे एक चीज, और वो क्या देखने वाले हम लोग की दीर्घवृत्त देखने वाले हैं। दीर्घवृत्त क्या होता है वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। देखिए दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त को इलिप्स से बोला जाता है। दीर्घवृत्त कैसा बनता है वो देखिए। दीर्घवृत्त जो हमारा होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। इसकी संरचना की बात करें तो कुछ ऐसे संरचनाएं होती हैं इसके अंदर, दीर्घवृत्त के अंदर। ये हमारा जो होता है ये x अक्ष और ये हमारा जो होता है ये y अक्ष ही रहता है, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। अच्छा, यदि अगर दीर्घवृत्त के समीकरण की बात करें तो हमारा जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है वो होता है x स्क्वायर के बटा में a स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कि y स्क्वायर के बटा में b स्क्वायर बराबर 1। ये हम लोगों को दीर्घवृत्त का समीकरण होता है।
और इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर दीर्घ वृत्त के अंदर जो चीज हम लोगों को देखना है कि इसमें कौन सा पॉइंट क्या होता है। तो दीर्घ वृत्त में ये तो हमारा समीकरण हो गया, तो ये वाला लाइन और ये वाली लाइन क्या कहलाती है? जो बड़ी वाली लाइन होती है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ अक्ष कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? दीर्घ अक्ष कहते हैं। और जी ये छोटी वाली लाइन होती है हमारी, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं लघु अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु अक्ष। ये हो गया हमारा लघु अक्ष। अब यहाँ का जो बिंदु होता है, जो x पर हमारा क्या, यहाँ पर x पर, x के नीचे क्या a है, तो यहाँ का जो बिंदु हम लोग को मिलता है वो होता है हमारा a0, और इस साइड में वही वाला बिंदु होता है माइनस में, माइनस a0। और यहाँ का बिंदु क्या हो जाएगा? देखो y के नीचे क्या b है ना, तो यहाँ पर आएगा कि 0b, और नीचे वाला हमारा क्या आएगा? 0 माइनस b हो जाता है। ये चीज हो गई इसके अंदर, एक ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग को इसके अंदर कुछ और चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी। जैसे क्या चीज देखना है, ये कि ये वाली लाइन का नाम क्या होगा, यानी इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे और इस वाले लाइन को किस चीज से प्रदर्शित करेंगे। तो ये वाला हमारी लाइन, अभी मैंने बताया कि ये हमारा दीर्घ अक्ष हो गया, और ये वाली लाइन का नाम हमारा क्या है? लघु अक्ष हो गया। अब इसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई की यदि अगर बात करें, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, देखिए यहाँ पर दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर देखो, दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारा जो फॉर्मूला होता है वो 2a होता है। वो कैसे 2a होगा? अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक a है, यहाँ से यहाँ तक ये, तो यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं देखना हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग को मिलेगा वो 2a ही मिलेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हो गया 2a। और इसी तरीके से अगर लघु अक्ष की बात करें, लघु अक्ष की लंबाई, क्या हो जाएगा हमारा? 2b हो जाएगा। ये हो गया, ये हमारा अक्ष के अंदर इस इतनी चीजें हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो आइए मैं इसके लिए थोड़ा सा जो है एक क्वेश्चन इसमें लेकर के आप लोग को बताता हूं कि वो क्या हम लोग को क्वेश्चन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया ये कि x स्क्वायर के बटा में 25 प्लस y स्क्वायर के बटा में 16 बराबर 1। तो इसके दीर्घ अक्ष का हमारा जो है कैसे फॉर्मूला बनेगा? तो फॉर्मूला ये बनने वाला है हम लोगों को, देखो यहाँ से हम लोग को पहले इसको लिख लेंगे स्क्वायर के रूप में। यहाँ रहेगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ रहेगा y स्क्वायर के बटा में 4 का स्क्वायर बराबर 1। बोलो a का मान कितना आया हम लोग को? 5, और b का मान कितना मिल गया? 4 मिल गया। अच्छा चलिए इसमें अगर समीकरण बनाएंगे तो समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर कितना आएगा? 0, 5, और यहाँ का बिंदु जो हम लोग को मिलेगा कितना आएगा? -5, 0। और इस बिंदु की बात करें कितना आएगा? 0, 4, और वही नीचे की अगर बात करें तो 0, -4 हो जाएगा। अच्छा इसमें दीर्घ अक्ष की लंबाई यानी जो 2a होती है वो कितना हो जाएगा हमारा? तो जो 2a होगा वो हमारा हो जाएगा, a का मान कितना है? देखो 5, तो यहाँ पर 2a का मान 10 हो जाएगा। और अगर 2b की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b का मान कितना हमारा? 4 हो गया। अब देखिए फिजिक्स में किस रूप में पूछेगा, तो फिजिक्स के अंदर जो हम लोगों को पूछेगा वो इस प्रकार से दिया रहेगा कि x स्क्वायर के बटा में यहाँ पर मान लो दे दिया कि a स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा कि v स्क्वायर के बटा में b स्क्वायर बराबर 1 दे देगा। और इसमें x हमारा यहाँ पर दिया रहेगा कि विस्थापन है। क्या है हमारा? विस्थापन है। और v क्या है हमारा? तो v हमारा यहाँ पर दिया रहेगा कि वेग है। तो ग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ग्राफ इसी प्रकार से बनेगा। आप लोगों का ग्राफ जो बनने वाला है हमारा वो इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा। बस यहाँ पर ये 0b, और यहाँ पर हमारा क्या 0 -b, और यहाँ पर क्या आएगा? a0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -a0 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा। अब इतना जो है इसमें आप लोग को दिया रहेगा, बस फर्क इतना है कि ये हमारा x अक्ष के बजाय v वेग दे देगा, और ये हमारा विस्थापन x को विस्थापन के रूप में ही
देगा। ये चीज इसके अंदर हम लोग को दिया रहेगा। तो ये इसमें इसे ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, इतनी जानकारी के लिए है। और एक चीज और इसमें आप लोग को बताओ कि घात के बारे में। अब थोड़ा सा मैं अब ये इससे हट करके थोड़ा सा घात पर आते हैं कि घात पर चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर घात क्या होती है, घातें हमारी, ये भी हमारा फिजिक्स के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर घात की कंडीशन की अगर बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से यदि a की पावर m गुणे a की पावर n हो तो हमारा क्या होता है, बेस, इसको हम लोग आधार कहते हैं, ये घात। आधार सेम और घात अलग अलग हो तो हमारा क्या होता है, घात हमारा जुड़ जाता है, यानी m प्लस n हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर हमारा आधार सेम हो और भाग में हो और घात हमारी अलग हो तो हमारे घातें क्या होती है, हमारी घट जाती हैं, यानी इस तरीके से। और यदि अगर पावर की पावर लगी हो, यानी a की पावर m और फिर इसकी पावर यदि अगर n है तो घात का घात में हमारा क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ये चीज हमारी हो गई। अब इसके बाद एक चीज और देखिए, यदि अगर हमारा ये करड़ी के अंदर हो जाए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिख दें करड़ी के अंदर a की पावर m, इसको बाहर करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, a की पावर m के बटा में 2 हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो इसका मतलब एक आधा हो जाएगा। जैसे अगर उदाहरण है यहाँ पर 10 की घात माइनस 10 ली है और इसको बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर यहाँ पर घात की पावर अगर m कर देंगे तो दोगुना हो जाएगा हमारा। और जैसे यदि अगर हम इस तरीके से लिख दें कि a की पावर 1 बटा में a की पावर m, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ऊपर करेंगे तो इसकी घात हमारी क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर देखो 1 बटा में 10 की घात माइनस 5, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, घात हमारी प्लस में हो जाएगी। देखो ये प्लस में थी तो माइनस में हो गई, और माइनस में रहेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इस तरीके से जो है हम लोग इसको हल करेंगे। और एक चीज और, किसी भी संख्या की घात यदि अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 आता है, चाहे वो कुछ भी रहे। किसी भी संख्या की घात यदि अगर 0 होती है तो उसका मान हमेशा और हमेशा 1 आएगा, इसके अलावा और कुछ भी आने वाला नहीं है। ये जो है थोड़ा इसका बेसिक जो है हम लोग नॉलेज लिए हुए हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग इसमें अभी और जो है चैप्टर 0 के अंदर अभी और चर्चा करेंगे, और उसके बाद जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग आगे के लेसन को पढ़ेंगे। तो चलिए जो है अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।